जरा सोचिए, अगर सिर्फ 15-20 शब्दों में एक ऐसी कहानी लिखनी हो जो पहले किसी को रुला दे और फिर अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े कर दे, ये कैसे होगा? ये तो वाकई बहुत मुश्किल काम लगता है ना? हम अक्सर मानते हैं कि किसी के दिमाग पर गहरा असर डालने के लिए बहुत सारी जानकारी या लंबे लंबे पैराग्राफ्स चाहिए होते हैं, भारी भरकम किताबें चाहिए होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विशेष गहन चर्चा में हमारे पास कोई 500 पन्नों की किताब या रिसर्च पेपर नहीं है। आज हमारे पास सिर्फ एक वाक्य, मतलब एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट दिखाता है कि कैसे बहुत कम शब्दों में इंसानी भावनाओं को हैक किया जा सकता है। सही कहा आपने। हमारे पास जो स्रोत है वो द ऑफेंस मिरर अ रेवलेशन ऑफ ब्लड नामक एक रचना का सिर्फ एक छोटा सा निर्देश है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम विश्लेषण करें कि कैसे चंद शब्दों में एक पूरी कहानी का खाका तैयार किया गया है। बिल्कुल। स्रोत में जो निर्देश दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। एक इमोशनल अडॉप्शन स्टोरी बनाओ जिसमें शॉकिंग ट्विस्ट हो और शुरुआत बहुत पावरफुल हो। बस इतना ही। सिर्फ एक लाइन? हाँ, सिर्फ एक लाइन। लेकिन जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक कहानी का आइडिया नहीं है, ये असल में इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके का एक पूरा का पूरा नक्शा है। एकदम सही कह रहे हैं आप। इसे हम कहानी कहने की कला का एक साइकोलॉजिकल कोड कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल कोड? हाँ, मतलब इसमें वो सब कुछ है जो एक इंसानी दिमाग किसी अनुभव से चाहता है। भावना, आश्चर्य और एक बहुत ही मजबूत पकड़। अगर हम इसे डिकोड करें तो ये हमें बताता है कि कैसे ध्यान खींचना है और कैसे श्रोताओं को एक सफर पर ले जाना है। और किसी भी सफर या ढांचे को समझने के लिए पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है। स्रोत के अनुसार वो नींव है एक पावरफुल शुरुआत। बिल्कुल। इससे हम एक रोलर कोस्टर की तरह सोच सकते हैं। एक पावरफुल शुरुआत उस रोलर कोस्टर की वो सबसे ऊंची और एकदम खड़ी चढ़ाई है। हाँ, वो जो थ्रिल होता है। एकदम। एक बार जब आप उस ट्रॉली में बैठ गए और वो ऊपर जाने लगी तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। आप बस उस स्पीड के हवाले हो जाते हैं। ये रोलर कोस्टर वाला उदाहरण असल में हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बहुत अच्छे से समझाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब कोई कहानी एक पावरफुल शुरुआत के साथ खुलती है तो उसका मुख्य काम होता है हमारे तार्किक दिमाग को बाईपास कर देना, जो हमेशा सवाल पूछता रहता है। हाँ, वही जो पूछता है कि ये क्या है या क्यों है, उसे कुछ देर के लिए सुला देना। मतलब लॉजिक को पूरी तरह साइड में रख देना। बिल्कुल। जब शुरुआत बहुत जोरदार होती है तो दिमाग को सोचने या एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो सीधे भावनाओं के भंवर में उतर जाता है। सही कहा। एड्रेनलिन बढ़ता है और इंसान तुरंत उस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। और एक बार जब वो ध्यान खींच लिया जाता है तब आता है स्रोत का दूसरा निर्देश, इमोशनल अडॉप्शन स्टोरी बनाओ। ये रोलर कोस्टर का वो हिस्सा है जहां अचानक से स्पीड थोड़ी कम होती है और इंसान थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन मुझे इस अडॉप्शन यानी गोद लेने वाले हिस्से पर बात करनी है। हाँ, बताइए। दुनिया में हजारों तरह के इमोशनल विषय हैं, फिर ये अडॉप्शन स्टोरी ही क्यों? क्योंकि अडॉप्शन सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें तो ये सीधे तौर पर इंसान के सबसे गहरे डरों से जुड़ा है। जैसे खोने का डर? बिल्कुल। जब कोई बच्चा अनाथ होता है तो उसकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े नुकसान से होती है, एक खालीपन से होती है। उसकी पहचान छिन चुकी होती है। और हम इंसान अपनी पहचान को लेकर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, है ना? एकदम सही। हम सभी कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ के लिए बने हैं। जब अडॉप्शन की बात आती है तो आप फैमिली ऑफ ओरिजिन और फैमिली ऑफ चॉइस के बीच के अंतर को सामने लाते हैं। इसमें एक बहुत गहरी वल्नरेबिलिटी होती है, जहां एक अनजान व्यक्ति किसी दूसरे अनजान व्यक्ति को अपनाता है बिना किसी बायोलॉजिकल कनेक्शन के। हाँ, ये बात मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। हाँ। जब हम किसी इमोशनल अडॉप्शन स्टोरी को सुनते हैं तो हम असल में उस बच्चे के अकेलेपन और फिर उसे मिलने वाले प्यार से खुद को जोड़ लेते हैं। हम खुद को उस जगह रख के देखने लगते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का सेफ जोन बन जाता है। हमें लगता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बुराई हो, एक बेसहारा बच्चे को प्यार मिलना एक ऐसी चीज है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और इंसान का दिमाग हमेशा इसी तरह के सुरक्षित पैटर्न खोजना पसंद करता है। हमें मानना अच्छा लगता है कि प्यार खून के रिश्तों से बड़ा होता है। हाँ,
ये विचार बहुत सुकून देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है और मैं इस पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, कहिए। हम कह रहे हैं कि इंसान सुरक्षित महसूस करना चाहता है। हमने एक पावरफुल शुरुआत की, फिर एडॉप्शन स्टोरी के जरिए एक सेफ जोन में डाला, एक रिश्ता बनाया, और फिर स्रोत कहता है जिसमें शॉकिंग ट्विस्ट हो। क्या ये सीधा सीधा धोखा नहीं है? धोखा? आप किस तरह के धोखे की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है क्या एक अचानक आया हुआ शॉकिंग ट्विस्ट उस पूरी इमोशनल स्टोरी की गंभीरता को नष्ट नहीं कर देगा? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक सस्ता तरीका नहीं बन जाएगा? जिसे हम गिमिक कहते हैं। हाँ, एकदम, क्लिक बेट या गिमिक। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और फिर अचानक से एक अजीब सा ट्विस्ट आता है जो हमें ठगा हुआ महसूस कराता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि राइटर ने सिर्फ चौंकाने के लिए हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये निर्देश भी तो वैसा ही लग रहा है ना? आपकी बात अपनी जगह सही है कि कहानियों की दुनिया में कई बार सस्ते ट्विस्ट ऐसा करते हैं, लेकिन अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो हमें स्रोत के शब्दों पर बारीकी से ध्यान देना होगा। अच्छा, एक शॉकिंग ट्विस्ट और एक सस्ते गिमिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो अंतर क्या है? क्योंकि अगर मुझे धोखा महसूस हुआ तो मैं उस नैरेटिव से तुरंत खुद को अलग कर लूंगा। असली अंतर इस बात में है कि वो ट्विस्ट पुरानी जानकारी के साथ कैसा बर्ताव करता है। एक सस्ता ट्विस्ट वो होता है जो पिछली सभी भावनाओं को झुठला दे। जैसे अचानक कह देना कि ये सब तो एक सपना था। बिल्कुल, वो एक गिमिक है। लेकिन एक बेहतरीन ट्विस्ट वो होता है जो पुरानी मान्यताओं को तोड़कर एक नई समझ पैदा करता है। और अगर हम हमारे स्रोत के शीर्षक पर ध्यान दें, द ऑर्फन्स मिरर अ रेवलेशन ऑफ ब्लड, यानी खून का रहस्य उद्घाटन, ये शीर्षक साफ बताता है कि ये ट्विस्ट कहानी को खराब करने के लिए नहीं है। मुझे अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि सुराग पहले से मौजूद होने चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत में तो सिर्फ एक निर्देश है, उसमें सुराग कहाँ है? सुराग उस विरोधाभास में छुपे हैं जो अडॉप्शन और ब्लड के बीच है। देखिए, इस कहानी की नींव है अडॉप्शन, जिसका मतलब ही ये है कि ये रिश्ता खून का नहीं है। सही है, उसमें बायोलॉजी का कोई रोल नहीं होता। ठीक। और फिर शीर्षक का दूसरा हिस्सा आता है, खून का सामने आना। ये दोनों बातें आपस में सीधे तौर पर टकराती हैं। एक बेहतरीन ट्विस्ट वही है जो इस बुनियादी टकराव से पैदा हो। मैं इसे थोड़ा और समझना चाहूंगा। क्या इसका मतलब ये है कि वो बच्चा जिसे गोद लिया गया था, उसका खून का रिश्ता पहले से ही उस परिवार से था? ये एक संभावना है, या शायद वो खून का रहस्योद्घाटन कुछ ऐसा भयानक सच हो जो उस बच्चे की पूरी पहचान को ही बदल दे। जैसे कि? देखिए, साहित्य और मनोविज्ञान में खून का सिर्फ एक मतलब नहीं होता। खून विरासत है और कई बार खून हिंसा या अपराध का प्रतीक भी होता है। बाप रे! क्या हो अगर वो परिवार जिसने उसे गोद लिया है असल में वही उसके असली माता पिता की मौत का कारण हो? क्या हो अगर वो अडॉप्शन प्यार से नहीं बल्कि किसी पुराने अपराध के पश्चाताप के रूप में किया गया हो? वाओ, ये तो वाकई बहुत डार्क हो गया। अगर ट्विस्ट ऐसा हो तो वो इमोशनल स्टोरी खत्म नहीं होती, बल्कि उसका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। यही वो बिंदु है जिसे हमें समझना है। जब ये ब्लड रेवलेशन वाला ट्विस्ट आता है तो वो केवल चौंकाता नहीं है, बल्कि भावनाओं को और भी तीव्र कर देता है। जो प्यार पहले बहुत मासूम लग रहा था, अब वो एक भयानक सच के बोझ तले दब जाता है। एकदम सही। तो एक श्रोता के तौर पर हमारे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? क्योंकि आपने कहा था कि हमारा दिमाग स्पष्ट पैटर्न खोजना पसंद करता है। हाँ, यहाँ पर हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को देख सकते हैं जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। इससे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये क्या है? हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकग्निशन मशीन है। वो हमेशा चीजों को एक सांचे में फिट करना चाहता है ताकि उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आसान रास्ता खोजता है। बिल्कुल। जब हम एक अडॉप्शन स्टोरी सुनते हैं तो दिमाग तुरंत एक पैटर्न बना लेता है। पैटर्न ए, एक बेसहारा बच्चा है, नेक परिवार है, प्यार है। दिमाग ये बनाकर रिलैक्स हो जाता है और फिर वो शॉकिंग ट्विस्ट आता है। और ट्विस्ट आते ही पैटर्न बी सामने आ जाता है, खून का रहस्य उद्घाटन। अब दिमाग के पास दो अलग अलग सच हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बच्चा गोद लिया गया था, लेकिन उसके खून का कोई गहरा रहस्य उसी परिवार से जुड़ा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सिर्फ कंफ्यूज नहीं होता, वो संघर्ष करने लगता है पुरानी जानकारी को नई के साथ मिलाने के लिए। हाँ, इसी संघर्ष को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं।
इस दौरान दिमाग डोपामीन और एड्रेनलिन रिलीज करता है और जब आखिरकार दिमाग को वो कनेक्शन समझ आता है, वो जो आहा मोमेंट होता है, बिल्कुल, जब वो मोमेंट आता है कि ओ तो ये रिश्ता इसलिए था, तो वो अनुभव हमेशा के लिए हमारी यादों में दर्ज हो जाता है। ये वास्तव में एक मास्टर क्लास है। मतलब अगर आप सिर्फ एक सीधी साधी इमोशनल कहानी सुनाते तो लोग उसे सुनकर भूल जाते। हाँ, कुछ दिन याद रखते फिर भूल जाते। लेकिन क्योंकि आपने उनके दिमाग का पैटर्न तोड़ दिया, आपने उन्हें उस बेचैनी से गुजारा, इसलिए अब वे उस कहानी को कभी नहीं भूलेंगे। एकदम। उस अडॉप्शन स्टोरी और उस शॉकिंग ट्विस्ट के बीच का जो घर्षण है, वही इस पूरे ढांचे की असली ऊर्जा है। तो अगर हम इस बात पर आएं कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है, हम इस एक छोटे से वाक्य पर इतना समय क्यों बिता रहे हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मुझे लगता है कि ये विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास मौजूद दुनिया असल में कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये ढांचा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम हर दिन अनगिनत ऐसी ही कहानियों, विज्ञापनों और नैरेटिव से घिरे रहते हैं। ये शक्तिशाली शुरुआत, इमोशनल जुड़ाव और शॉकिंग ट्विस्ट का फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हर सोशल मीडिया फीड पर। हाँ, सोशल मीडिया पर जो छोटे छोटे वीडियो हम देखते हैं या न्यूज़ चैनलों पर जो हेडलाइंस होती हैं, उनका मुख्य लक्ष्य ही यही होता है कि वे हमारी भावनाओं को हैक कर सके। आज के डिजिटल युग में उस पावरफुल शुरुआत को हम क्लिक बेट कह सकते हैं। वो आपके दिमाग के लॉजिक को बाईपास करके सीधा आपका ध्यान खींचता है। फिर वे हमें एक भावनात्मक कहानी से जोड़ते हैं, कोई ऐसा मुद्दा जिससे हम जुड़ा हुआ महसूस करें, जैसे हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान, और हम उस नैरेटिव को अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, अपना लेते हैं। और अंत में वे एक ऐसा ट्विस्ट सामने रखते हैं जो हमारी प्रतिक्रिया तय करता है, जो हमें गुस्सा दिलाता है या कुछ खरीदने पर मजबूर कर देता है। और इसीलिए इन मनोवैज्ञानिक ढांचों को समझना इतना जरूरी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये वास्तुकला कैसे काम करती है, तो हम केवल एक निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं रह जाते। हम ये देखने लगते हैं कि कैसे हमारे भीतर भावनाओं को जगाया जा रहा है। हाँ, और कैसे हमारे कॉग्निटिव डिसोनेंस का फायदा उठाया जा रहा है। हम ये समझने लगते हैं कि कब कोई चीज वास्तव में हमें एक नया नजरिया दे रही है और कब वो सिर्फ हमें मैनिपुलेट कर रही है। इस जागरूकता को हम मीडिया लिटरेसी कह सकते हैं। ये ज्ञान हमें सूचनाओं के इस भारी भरकम दौर में कहीं अधिक जागरूक बनाता है। हम उस आहा मोमेंट को पहचान सकते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपको किस रोलर कोस्टर पर बिठाया जा रहा है, तो आप उस थ्रिल का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूलते कि आप असल में एक मशीन के अंदर बैठे हैं जिसे किसी ने डिजाइन किया है। क्या बात है, डिजाइन की गई भावनाओं के पीछे के गणित को समझना। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद काफी देर तक जहन में गूंजता रहे। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। स्रोत का शीर्षक है द ऑर्फन्स मिरर, अ रेवलेशन ऑफ ब्लड, एक अनाथ का आईना। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक अनाथ बच्चा उस आईने में देख रहा है, अपनी पहचान ढूंढ रहा है, और फिर कोई भारी ट्विस्ट आता है। लेकिन आईने का काम क्या होता है? आईना तो सिर्फ वही दिखाता है जो सामने होता है। वो सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या यह संभव है कि वो शॉकिंग ट्विस्ट कभी बाहर से आया ही नहीं था? वाओ! क्या ये संभव है कि वो ट्विस्ट हमेशा से उस आईने में दिखने वाली परछाई में ही मौजूद था? ये तो नजरिए को पूरी तरह से पलट देने वाला विचार है। क्या जिस व्यक्ति को गोद लिया गया था वो वास्तव में कभी अजनबी था ही नहीं? शायद उसने खुद को एक कहानी सुना रखी थी कि वो अनाथ है, ताकि वो उस भयानक सच्चाई से बच सके जो हमेशा से उसके ही अंदर मौजूद थी। शायद वो अडॉप्शन स्टोरी उस परिवार ने नहीं, बल्कि उस बच्चे के अपने दिमाग ने रची थी, ताकि वो उस सच से छुप सके। बिल्कुल। ये तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का चरम है, जब इंसान खुद को ही एक कहानी सुनाता है। और शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे कई आईने हैं। हम सभी ने अपने अपने दिमाग में कुछ सेफ जोन, कुछ अडॉप्शन स्टोरीज बना रखी हैं जिनमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, सच से बचने के लिए। लेकिन अगर हम उन आईनों में थोड़ी और गहराई से, थोड़ी और हिम्मत के साथ देखें, तो शायद हमें भी अपनी सच्चाई से जुड़े कुछ ऐसे ट्विस्ट दिखाई दें जो हमेशा से वहीं थे, बस हम उन्हें देख नहीं पाए। उन रिफ्लेक्शंस का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन शायद वही सबसे बड़ी रेवलेशन होती है। एकदम सही। इसी गहरे विचार के साथ कि हम सभी अपने आसपास की कहानियों, उनमें छुपे डिजाइन और अपने खुद के आईनों को थोड़ी अधिक स्पष्टता के साथ देख सकें, आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार।